नमस्कार, मैथ्स बाय डी के शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए यार, जितने भी लोग रेगुलर सेट प्रैक्टिस कर रहे हों या फिर यूट्यूब से वीडियो देखते होंगे, वो लोग अपना रिव्यू बता सकते हैं आप लोगों को कैसा लगता हो। और अगर नहीं बता सकते तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा, ओके ना। चलिए, आप लाइक कर देंगे वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगा। ठीक है, चलिए देखिए। का दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना था। कहा 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति का एज, बी फॉर बड़ा सी फॉर छोटा, समझ ही जाएंगे। कहा 5 वर्ष पहले जो है, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति का एज छोटे व्यक्ति के एज का 3 गुना। छोटका का एज अगर 1 था तो बड़ा वाला का एज 3 होगा। और पहला लाइन में ही कहा है कि दो व्यक्ति के आयु का अंतर 30 वर्ष है। देखिए यार, अंतर हमेशा सेम ही रहता है, चाहे 4 वर्ष पहले हो, प्रेजेंट में हो, 10 वर्ष बाद हो। दो व्यक्ति के बीच का जो एज का जो दो व्यक्ति के एज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज सेम होता है। तो बताइए 5 साल पहले इन दोनों के एज का डिफरेंस कितना है? 3 और 1 का अंतर 2 यूनिट का है, पर एक्चुअल में दिया है कितना? 30 वर्ष। तो 3 यूनिट 30 वर्ष है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 15 वर्ष। 1 यूनिट 15 है। सवाल का छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु। अच्छा, 5 वर्ष पहले छोटे व्यक्ति का एज था 1 यूनिट, 1 बराबर कितना दिया है? 15 साल। तो ये 5 साल पहले का ना कहानी है। प्रेजेंट में कितना होगा? तो 5 और जोड़ना पड़ेगा। 5 साल पहले अगर 15 वर्ष था तो प्रेजेंट में कितना 5 ऐड करेंगे तो 20 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। कहा यदि समीकरण दिया है, ये द्विघात समीकरण दिया है, कहा इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। अच्छा, अगर मूल बराबर है तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल बराबर है तो रिलेशन क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और यहाँ देखिए, b कहने का मतलब x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 4a कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a ही है। इंटू सी फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? बी बराबर 0। तो 1 बराबर -4ab उधर जाएगा तो +4ab हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 4, बाएं बाएं साइड आएगा तो 1/4, यानी ए बी बराबर 1/4, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए। कहा एक मिश्रण के 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है। कहा 90 लीटर के मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है। क्लियर, ये पहला डेटा है। सेकंड में कहा दूसरे मिश्रण के 90 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यानी दूसरा वाला जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। का दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर क्या है? सिंपल सा सवाल है। एक बात बताइए, पहला वाला मिक्सचर में मिल्क है 4, वाटर 1, तो टोटल कितना हो गया? 5। थोड़ा मेंटली करिए ना, मौखिक करिए, आसान सा ही सवाल है। एनटीपीसी मेंस 22 का ये पूछा हुआ सवाल है। मिल्क है 4, वाटर 1, तो टोटल मिक्सचर 5। 5 यूनिट बराबर 90, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 18। 5 बराबर 90 तो 1 बराबर 18। 4 बराबर कितना? 18 चौक 72 लीटर। यानी पहला वाला मिक्सचर में मिल्क है 72 लीटर। अब आ जाइए सेकेंड वाला पर। सेकेंड वाला में मिल्क है 3, वाटर 2, तो टोटल मिक्सचर कितना? 3 2 5। 5 यूनिट बराबर 90 तो 1 यूनिट बराबर 18। 1 यूनिट 18 है तो 3 यूनिट बराबर 18 तिया 54 लीटर। और यही तो पूछा है कि दोनों मिक्सचर में जो मिल्क का क्वांटिटी है उसका डिफरेंस कितना है। तो पहला वाला में मिल्क है 72 लीटर और दूसरा वाला में मिल्क है 54 लीटर, तो अंतर कितने लीटर का है मेरे प्यारे भाई? 18 लीटर का, ऑप्शन बी। ठीक है ना, चलिए देखिए। कहा सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते हैं, जबकि सन्नी ने सेठ शेष 60 कंचे जीते हैं। तो सुनीता ने कितने कंचे जीते, ये पूछा है। देखें, जब भी फ्रैक्शन के रूप में डेटा दिया होना तो मानने का तो टोटल वैल्यू कुछ अपने मन से XYZ जो दिल करे वो सब मानकर सवाल को आप बना सकते हैं। सॉरी, जो अपने मन से करे, आपको दिल करे वो मानकर आप सवाल बना सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब भी डेटा फ्रैक्शन में दिया होगा तो
तो हमेशा डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगा इससे कटने वाला नंबर कुछ मान लीजिएगा टोटल, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं XYZ जो दिल करे मान लीजिए, पर इन सब से कटने वाला नंबर मानेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 3 और 5 से कटने वाला नंबर टोटल 15, 3 बचे 15 मान लेते हैं, टोटल कंचा है 15 को। कहा कि शुरुआत में जितने कंचे थे उसमें से 3/5 कंचे सुनीता जीत गई है, तो 15 कंचा है और 15 का 3/5, 15 का 3/5 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 9। ये लिखना नहीं है, मेंटली करना, हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। और आगे कहा कि रवि जो है शेष कंचों में से 2/3 जीता है, तो भैया रवि शेष का 2/3, तो 15 में से 9 सुनीता जीत गई है, तो शेष बचा है कितना? 6। और शेष जो बचा इसका 2/3 रवि जीता है, तो 6 का 2/3 यानी कि रवि क्या कंचा जीता है? 4 कंचा। और कहा जबकि सन्नी ने शेष 60 कंचे जीते हैं, ये जो सन्नी जी है ये शेष 60 कंचा जीता है। पहले बताइए अनुपात में कितना जीता होगा? तो टोटल 15, इसमें से 9 सुनीता 4 रवि, 9 4 13, तो बच गया कितना? 2 सन्नी जीता होगा। लेकिन सन्नी जीता है कितना? 60, तो 2 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 30। और 1 यूनिट अगर 30 है तो कहा सुनीता ने कितने कंचे जीते हैं? सुनीता ने कितने जीते हैं? 9 यूनिट। 1 बराबर 30, तो 9 बराबर कितना? 9 तिया 27, 270। ठीक है, देखिए कहा क्या? √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 है, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू पूछा है। यहाँ √3 tan 2 थीटा है, और ये -3 दाएं साइड जाएगा तो क्या +3 हो जाएगा? -3 दाएं साइड जाएगा, साइड ट्रांसफर करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। अब यार √3 से 3 को काटिएगा तो √3 बार में कट जाएगा। और आप बताना, इधर है tan 2 थीटा और दाएं साइड में है √3, तो tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है? जरा दिमाग पर जोर दीजिए, दिमाग में आ गया होगा कितना? tan 60 डिग्री। अब बताइए 2 थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और थीटा अगर 30 है, अब तो सवाल कुछ भी बोलेगा बन जाएगा। बोला है tan थीटा, थीटा 30 डिग्री है, तो बताइए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/3 इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2/√3, ये √3 है। माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो यहाँ 2/√3 गुना √3 कितना? 3, माइनस 1/2। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 3 दूना 2 दूना 4, 2 तिया 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, यानी 1/6। ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखिए का ये अच्छा सवाल है। का किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो 4:3:5 है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है कितना? 4:3:5। तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपातिक मान मालूम है सर, निश्चित कॉफिशिएंट से गुना कर देते हैं ताकि ये रियल वैल्यू में चेंज हो जाए, वास्तविक मान में चेंज हो जाए। यानी कि लंबाई हो गया 4x, चौड़ाई हो गया 3x और ऊंचाई हो गया 5x। आगे कहा इसके सभी किनारों के लंबाइयों का योग 1444 है, सॉरी 144 है, सॉरी सॉरी। का इसके सभी किनारा के लंबाई का योग। एक बात बताइए, घनाभ में टोटल 12 किनारा होता है, जिस कमरा में आप बैठे हैं उसमें देखिए टोटल 12 किनारा है, जिसमें लंबाई वाला पोर्शन 4 गो होगा। लंबाई वाला कै गो? 4 गो। और चौड़ाई जो होता है चौड़ाई भी कै गो? 4 गो। और ऊंचाई भी कै गो? 4 गो। और यही बोला है सभी किनारों के लंबाइयों का योग 1444 है। एक बात बताइए, लंबाई का मतलब जो घनाभ का लंबाई है ये 4x है, और लंबाई वाला किनारा टोटल कै गो होता है? 4 गो, यानी कि 4 चौक 16x। चौड़ाई वाला किनारा कै गो होता है? 4 गो। टोटल 12 किनारा होता है ना, उसमें लंबाई का 4, चौड़ाई का 4 और ऊंचाई का 4, तो 4 तिया 12x। अगर हाइट है 5x, तो चारों को मिलाकर, चारों किनारा को मिलाकर टोटल हाइट कितना? 4×5 = 20x। आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर और आसान चाहते हैं करना तो आप ऐसे करिए, सबको जोड़कर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। जैसे सभी किनारा के लंबाई का योग बताइए कितना, चाहे वैसे ही करिए ना, 4 चौक 16x, 4 तिया 12x, और ये हो गया 5 चौक 20x।
और सभी किनारा के लंबाई का योग कितना है 144। 20 और 12 32, 32 और 16 48, 48 x बराबर 144, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, और x 3 है। तो सवाल का घनाभ के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पूर्ण पृष्ठ एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया आप सबको पता है ट्वाइस ऑफ एल बी, डायरेक्ट लिख देना एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल बी यानी 4 तिया 12 x² बी एच यानी कि 5 तिया 15 x² प्लस एल एच यानी कि 4 × 5 = 20 x²। तो ये 2 × 20 और 15 35 और 12 47 x², यानी 2 × 47 × x का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। अब ये हो जाएगा 9×7 = 63, हाथ में रहा 6, 9×4 = 36, 36 और 6 = 42 और गुना 2 है तो 2 तिया 6, ये तो कब 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 846, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल था। देखिए का दो संख्याओं का योग 17 है और उनके वर्गों का योग 157 है। दो संख्या सपोज x और y है, इसका योग दिया है 17 और इसके वर्गों का योग है 157। वर्गों का योग यानी x² + y² बराबर 157। ठीक है, आसान सा सवाल था। संख्याओं का योग 17 है, दो नंबर है जिसका योग 17 है और उसके स्क्वायर का सम दिया है 157। का दोनों संख्या के घनों का योग ज्ञात करें। घनों का योग तो निकाल ही लेंगे, लेकिन यहाँ से पहले घनों का योग कहने का मतलब आपसे पूछा है x³ + y³ का मान क्या होगा। ठीक है ना, x³ + y³ का मान, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x + y का होल क्यूब -3xy इंटू x + y। तो देखिए ना x + y का तो मान दिया ही है, मेन काम है यहाँ पर x इंटू y का मान निकालना, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो एक बात बताइए, अगर इसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा मेंटली कर लेंगे क्या, x + y का होल स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 और x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x² + y² + 2xy। तो x² + y² का वैल्यू कितना है, ओहो x + y का होल स्क्वायर अगर करिएगा तो ये होता ना है वो x² + y² + 2xy। तो x + y का वैल्यू 17 है, 17 का स्क्वायर करिए 289 और x² + y² का वैल्यू दिया ही है कितना 157 अब प्लस 2xy। तो 157 इधर आके घट जाएगा मेरे प्यारे भाई, कितना बचेगा 132 बराबर 2xy। 2 से काट दीजिएगा तो xy बराबर कितना 2×6 = 12, 2×6 = 12 यानी xy बराबर कितना आ गया 66 आ गया। क्लियर है ना बात, तो ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए लेकिन इतना थोड़े फॉर्मूला ये लिखने में कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, मेंटली ही कर लेना था। अब x + y का वैल्यू 17 है तो 17 का क्यूब -3 × 66 इंटू x + y यानी कि 17। अब देखिए इकाई अंक दो गो का सेम है, बाकी सब का अलग अलग है, तो थोड़ा पहले ट्राई कर लेते हैं यूनि डिजिट वाला ताकि कैलकुलेशन आसान। 7 का क्यूब हो जाएगा कितना 3, 7 का क्यूब 343 का इकाई अंक 3 होगा, -3×6 = 18 का 8, 8×7 = 56 का 6, तो 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 7, यानी कि जो भी परिणाम आएगा उसका इकाई अंक 7 होना चाहिए। 7 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक तरीका है, नहीं तो आप इसको चाहें तो सॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, कैलकुलेशन ही तो मेन काम है ना। तो 7 का क्यूब किए, 7 का क्यूब 343, 343 इसका यानी 17 का क्यूब जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 3 होगा। ठीक है ना, यहाँ आएगा और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा 3×6 = 18 का इकाई अंक 8, 8×7 = 56 का इकाई अंक 6, यानी कि इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा 6, और इसमें से अगर इसको घटाइएगा तो इकाई अंक कितना 7 है ना रहेगा। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 20 गुना है। एलसीएम जो है
संख्याओं का एलसीएम HCF का 20 गुना है। HCF अगर 1 है तो एलसीएम 20 होगा। एलसीएम और HCF का योग 504 है। एलसीएम और HCF का योग अनुपात में कितना है? 21 है, लेकिन एक्चुअल में दिया है कितना? 504। क्या गुना है सर? 1 यूनिट बराबर निकाल लेते हैं। 21 दूना 42, 21 चौक 84, 1 यूनिट बराबर 24। तो एलसीएम कितना? 20 यूनिट। एलसीएम कितना? भी बोर नहीं ना होते हैं, क्योंकि मेरा आदत ही है इस तरीके से पढ़ाने का। 1 यूनिट बराबर 24, तो 20 यूनिट बराबर 24 दूना 48, 480। और HCF 1 का वैल्यू कितना? 24। अब आगे सवाल का है, यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। ठीक है, तो पहले ये बताइए, मान लेते हैं संख्या है A और B। संख्या कितना मान लिए? A और B। A और B मान लिए, तो सर पहला A और B से थोड़ा ज़्यादा नहीं कैलकुलेटिव हो जाएगा? कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, संख्याओं का HCF कितना है? 24 है। संख्याओं का HCF कितना है? 24। और आप सबको पता है कि HCF जो होता है वो संख्या को विभाजित करता है, यानी 2 नंबर का HCF अगर 24 है तो संख्या जो भी होगा वो 24 का मल्टीपल होगा, यानी 24 से कटने वाला होगा। तो संख्या मान लेते हैं एक ठो 24A और दूसरा संख्या मान लेते हैं 24B। आप सबको पता है सर संख्या का एलसीएम मालूम, HCF मालूम, तो रिलेशन होता है एलसीएम गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो 24 से 24 कट गया, और इस 24 से काटेंगे तो 20 बार में। तो यहाँ से AB बराबर कितना आ गया? 20। AB बराबर 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा है कि यदि दोनों संख्याओं का अंतर 24 है। सर दोनों संख्या का अंतर, पहला संख्या है 24A और दूसरा संख्या है 24B, इन दोनों का अंतर दिया है कितना? 24। 24 कॉमन कर लेंगे तो A-B बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मानते हैं बात? अब कितना आसान हो गया, एक बात जरा दिमाग लगाइए। अपने पास दो इक्वेशन है, एक है सर दोनों का A और B का गुणनफल 20 आना चाहिए, और A में से B को घटाने पर 1। ऐसा 2 नंबर पिक करिए जिसको गुना करने पर 20 हो और उसका अंतर 1 हो। ऐसा 2 नंबर कौन जिसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर, जिसको मल्टीप्लाई करे तो 20 आ जाए और उसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। कितना आसान, छोटा सा नंबर है, आप पिक कर ही लेंगे। 5 और 4, यानी A अगर 5 है B 4 है, तो 5 गुना 4 20 हो जाएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा। यानी A और B का मान पता कर गए। कहा दोनों संख्या का योग बताइए। एक बात बताइए, पहला संख्या कितना था? 24A। दूसरा संख्या कितना था? 24B। और इन दोनों का योग ही तो पूछा है ना। अब बताना, 24 अगर कॉमन कर लेंगे तो अंदर A प्लस B बच जाएगा। तो 24 A प्लस B, A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 4 है, तो A प्लस B 9 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, साथ में रहती 9 दूना 18, 3 21 216। तो ये भी अच्छा खासा सवाल था। दिक्कत होगा तो आप लोग इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, का एक दुकानदार, हमरे चले गए का भैया? हाँ। देखिए, का एक दुकानदार 30 रुपए प्रति केजी की दर पर खरीदे गए 30 केजी चावल। तो एक तो तरीका है कि आप एलिगेशन से भी इस सवाल को करिए, पर हम बोलेंगे जनरल तरीके से ही कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। का 30 रुपए पर केजी के दर से खरीदे गए 30 केजी चावल। अच्छा, 30 रुपए पर केजी के दर से अगर 30 केजी चावल खरीदे हैं तो क्रयमूल्य क्या हो जाएगा? 1 केजी का रेट 30 है तो 30 केजी का रेट 30 तिया 90, यानी कि 900 रुपया। ओके। आगे कहा 28 रुपए प्रति केजी के दर से 40 केजी चावल खरीदे। तो 28 रुपए प्रति केजी के दर से 40 केजी, 1 केजी का रेट 28 रुपया, तो 40 केजी का रेट कितना हो जाएगा? 4 चौक 4 दूना 8 3 1120, है ना। तो टोटल क्रय मूल्य कितना होगा सर? दोनों को ऐड कर लीजिए, 0 2 9 और 1 10, यानी कि 20 रुपया। क्या? अब आगे कहा हुआ, इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपए पर केजी के दर से बेचता है तो प्रतिशत लाभ या हानि। तो एसपी निकालना पड़ेगा लाभ या हानि के।
एक बात बताइए, पहली बार आपने कितना चावल खरीदा था? 30 kg। और दूसरी बार आपने कितना खरीदा? 40 kg। तो टोटल चावल का क्वांटिटी हो गया कितना? 40 और 30 70 kg। और कहा सबको मिला दिए तो 70 kg का मिक्सचर तैयार हो गया, और उस मिक्सचर को 28 रुपए पर केजी के भाव से बेचे। तो 28 रुपए पर केजी के भाव से 70 kg बेचे हैं, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 0। सती अठी 56, हाथ में रहा 5, 7 दूना 14, 5 1960। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, अगर 20 रुपए में खरीदे थे, 1960 रुपए में बेच दिए, तो लॉस कितने का हो गया? लॉस 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2000, यानी 40 इधर और 20 उधर, 40 और 20 60। 60 रुपए का हानि हो गया। 60 का हानि हो गया कितना पर? 20 पर। परसेंट 100 से गुना। ये एक जीरो से एक जीरो, 2 से 101 और 2 से 5 बार में, तो 6 × 5 = 30, 300/101, लगभग 3% के आसपास आएगा। 3% के आसपास है क्या हानि? हाँ, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कैलकुलेशन सही है ना? हो 330 90 10900, 28 पे पर के जी 40 के 0, 4 8 32, 4 दूना 8, 8 3 11, 20 सही है, सही है। 101 का 3 गुना है लगभग, यानी कि 3% हानि। पूरा सॉल्व नहीं करना है, लगभग पूछ रहा है, तो 101 का 3 गुना है ना लगभग। चलिए इसको सॉल्व करना। देखें कल भी पिछले 2-3 सेट से आप लोगों को करा रहे हैं। एक तो ये कि सर साइन स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन हो, और एंगल का योग अगर 90 डिग्री हो तो मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन हो, कॉस स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन हो, और एंगल का योग अगर 90 हो तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए, देखिए क्या, समझिए इसको सीधे। अब देखें कॉस स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है, एंगल का योग 90 है क्या? सर इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा को जब ऐड करिएगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, 90 आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। तो सर कॉस स्क्वायर के बीच में प्लस है, एंगल का योग 90 है, तो ये कंप्लीट का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके ना? अब नीचे देखिए, कॉसेक का स्क्वायर 30 डिग्री, कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना? 1/2 माइनस सेक 60 डिग्री, सेक 60 होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो ये 2 बार में कटेगा, 2 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? -2, यानी कि -1/2। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, कॉस स्क्वायर के बीच में प्लस है, एंगल का योग 90 मान 1 क्यों होता है ये समझ लीजिए। बहुत लोग को डाउट भी रह रहा होगा कि सर ऐसा कैसे। मान लीजिए a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, आपको बोले कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b का मान क्या होगा? तो सुनिए, सबसे पहला काम है, यहाँ एंगल है a, यहाँ एंगल ए है और यहाँ एंगल बी है। एंगल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। एंगल को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर, किसी को या तो ए को बी के फॉर्म में चेंज कर लें या बी को ए के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ए को एज इट इज रखते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी के जगह क्या लिख सकते हैं? एक बात बताइए, यहाँ से बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए दाएं साइड जाएगा, ए जब दाएं साइड जाएगा तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए। तो कॉस स्क्वायर बी के जगह लिखेंगे 90 माइनस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। तो ये साइन स्क्वायर ए, और ये तो आप सबको पता है, इतिहास गवाह है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर है तो वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो इस आधार पे ये होता है। तो इसको अब इतना थोड़े ना कहानी करने लग जाइएगा, इसको अब ध्यान में रख लेना है कि सर कॉस स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है, और एंगल का योग, जैसे एंगल ए और बी है, एंगल का योग अगर 90 है ना सर, तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो वही चीज यहाँ की है, कॉस स्क्वायर के बीच में प्लस, एंगल का योग 90 है क्या? प्लस माइनस कट जाएगा, 45 45 90, तो वैल्यू डायरेक्ट बोल देंगे कितना? 1।
देखिए कहा एक किसी, ये भी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कहा एक किसी काम के 12% भाग को निर्धारित, यानी 12% काम, जितना भी काम है ना टोटल, उसमें से 12% काम को निर्धारित समय के 15% टाइम में पूरा कर देता है। यानी कि टोटल जितना टाइम निर्धारित किया गया है उस टाइम के 15% समय में ये जो है 12% काम पूरा कर देता है। इसी लाइन को एक बार फिर समझिए। कहा ए 12% काम, यानी टोटल जितना भी काम है उसका 12% काम टोटल जितना टाइम निर्धारित किया गया है उस समय के 15% समय में पूरा कर देता है। क्लियर है बात? आगे कहा ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक काम करते हैं और काम समय पर पूरा कर देता है। कहा कि ए और बी टोटल जितना काम निर्धारित था पूरा काम जो है समय पर निपटा दिया। ऐसा बोला कि ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक काम करता है और काम समय पर पूरा, यानी कि जितना भी काम था सारा काम को समय पर पूरा कर देता है। तो कहा बी का कितना भाग, बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है। एक बात बताइए, मान लेते हैं कि टोटल टाइम निर्धारित था, चूंकि ए और बी मिलकर काम करना शुरू किया और समय जितना भी निर्धारित था उस निर्धारित समय में काम को कंप्लीट कर दिया। तो मान लेते हैं कि ए और बी मिलकर पूरा काम कर दिया है 100 दिन में। ए और बी मिलकर पूरा काम किया कै दिन में, चूंकि परसेंट में जब डेटा दिया है तो टोटल कुछ भी मान सकते हैं आप, पर 100 मान लेते हैं टोटल, कि ए और बी पूरा काम 100 दिन के अंदर निपटा दिया। ए और बी मिलकर पूरा काम 100 दिन के अंदर निपटा दिया। ऊपर में ए से रिलेटेड डाटा दिया है कि ये निर्धारित काम का 12% भाग 15% समय में किया। तो देखिए, तो ए से रिलेटेड डाटा है कि ये जो है 12% काम को टोटल जितना टाइम निर्धारित था ना उस समय के 15% में, तो टोटल टाइम निर्धारित है कितना, 100 दिन, तो 100 का 15% यानी कितना दिन में कर दिया, 15 दिन में। यानी ए अकेले 12% काम को 15 दिन में कर दिया। तो बताइए ए अकेले पूरा काम अगर करे यानी 100% काम करे तो कितना दिन लगेगा। 15/12 गुना 100, 4×3=12, 4 से 25 चौक 100, 3 बचे 15, 25 बचे 125। यानी कि ए अगर अकेले काम करता तो उस काम को करने में 125 दिन लग जाता। ठीक है ना, हो गया काम खत्म, इतना ही तो करना है इसमें। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 500। इन दोनों का एलसीएम 500, तो ये 5 और ये 125 चौक, यानी ए का एफिशिएंसी 4 है, ए और बी दोनों को मिलाकर क्षमता 5 है, यानी बी का कितना होगा, ए होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब कहा क्या कि सर बी काम का कितना भाग पूरा किया। एक बात बताइए, ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर दिया है। ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में किया है, 100 दिन में किया है। अगर ए एक दिन में एक काम किया है और ए बेचारा शुरू से एंड तक यानी मिलकर काम किया 100 दिन तक, तो ए कितना काम, सॉरी बी 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 सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, बी एक दिन में एक काम किया और बी शुरू से लेकर अंत तक काम किया, यानी 100 दिन तक काम किया। एक दिन में एक काम, तो 100 दिन में कितना काम किया होगा, 100 काम। यानी कि बी जो है 100 काम किया है टोटल कितना में से, 500 में से। परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटिएगा 20 बार, यानी कि 20%। ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, और भी तरीका है इस सवाल को करने का। हम बोलेंगे कि आप ऐसे करिए, ये सही है। ठीक है ना। देखिए कौन सी संख्या 30 से विभाज्य, अच्छा कोई नंबर अगर 30 से विभाज्य हो रहा है तो अगर 30 से कट रहा है इसका मतलब वो 30 के फैक्टर से भी कटेगा। 30 से अगर कोई संख्या कट रहा है तो 30 के फैक्टर से भी कटेगा। और 30 का फैक्टर 6×5=30 भी होता है, 10×3=30 भी होता है। समझ गया ना बात? तो 6×5=30 या 10×3=30, बस को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लीजिए 30 को। 30 का जब को प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 10×30, 6×5=30, जिससे भी चेक करना है कर लें। तो 10×3=30 है, यानी कि 10 से भी कटना चाहिए वो संख्या, 3 से भी कटना चाहिए। तो 10 से कटने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, जो कि सारा ऑप्शन में 0 है। और 3 से कटने के लिए तो आप सबको पता है अंकों का योग चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ 3 है, 4×2=6, एक बच गया, यानी ये तो होगा नहीं। चलिए 6 है, 5×4=9 है,
3 से कट जाएगा, यानी ये नंबर 3 से कट जाएगा। ये देखिए 5 4 9 3 2 5, ये तो नहीं कट रहा सर। 7 5 12, 12 3 से कटता है ना, 7 5 12 कट जाएगा, बच गया 4, यानी ये भी 3 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन बी। बहुत आसान सवाल था ये। देखिए कहा किसी क्लास के 14 छात्रों का औसत आयु 20 है। एक बात बताइए, 14 छात्र का औसत आयु 20 है तो 14 छात्र का टोटल एज कितना हो जाएगा? 280। आगे कहा यदि कोई छात्र क्लास छोड़ देता है तो क्लास का औसत वजन 2 kg कम हो जाता है। कहा एक बच्चा जो है वो क्लास छोड़ दिया, कोई एक बच्चा है जो क्लास छोड़ दिया, पहले से 14 बच्चा था, एक बच्चा चला गया तो बच गया 13 बच्चा, औसत एक कम हो गया, यानी कितना हो गया? 18 हो गया। तो कहा कि बताइए क्लास छोड़कर जाने वाले बच्चा का वजन कितना है? तो 18 तिया 54, हाथ में रहा 5, 18 और 5 कितना? 23। तो सर 14 बच्चा के टोटल वजन में से अगर 13 बच्चा का टोटल वजन घटा देंगे तो क्या एक बच्चा जो क्लास छोड़कर गया उसका वजन नहीं आ जाएगा? यस आ जाएगा। तो 6 4 यानी कि 46, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्या है वो सवाल? 13 सवाल ही हुआ है। देखिए कहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625 हो जाती है। मेंटली कर लीजिएगा क्या, एक धनराशि जो है 3 साल में कितना हो गई? चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 साल में 625 हो गई, और 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो गई है? 675 हो गई है। और आप सबको पता है कि सर सीआई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्याज पर ब्याज मिलता है, यानी हर अगले साल का ब्याज पिछले साल के ब्याज से ज्यादा होता है। क्यों भाई? क्योंकि पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, है कि नहीं? तो आप बताइए, यहाँ टाइम 1 साल इंक्रीज कर गया, 3 साल में, तीसरे साल के एंड में अमाउंट था 625, और चौथे साल के एंड में अमाउंट हो गया, एंड में अमाउंट हो गया कितना? 675। तो कितना इंक्रीज कर गया? तो आप बोलेंगे 50। तो सर अमाउंट बढ़ गया मतलब ब्याज ना बढ़ा, अमाउंट थोड़े ना कुछ होता है। ब्याज बढ़ेगा तो मिश्रधन बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा तभी ना यानी कि मिश्रधन में जो चेंज हुआ है वही चेंज ब्याज में होगा, है कि नहीं? तो ब्याज 50 मिला है, ब्याज कितना मिला? 50 का, कितना किस पे? तो पिछले साल वाला पे, 625 पे। परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 25 25 6 25, 25 दूना 50, 25 चौक 100, 4 दूना 8%, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए देखिए कहा 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में, अच्छा 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में लाइएगा ना तो इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 पचे 90, आप 5 पचे 25, यानी कि यूनिट कन्वर्जन तो आप सबको पता ही होगा। तो 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब क्या हो गया? 25 मीटर पर सेकेंड। और कहा कि एक रेलगाड़ी जो है बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। आप सबको पता है कि सर कोई रेलगाड़ी अगर किसी आदमी को पार कर रही है या किसी खंभे को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो सर रेलगाड़ी 25 के चाल से चलकर 18 सेकंड में किसी खंभे को पार कर गई, यानी 18 सेकंड में तय की गई जो दूरी आएगा, दूरी यानी चाल गुना समय जो दूरी आएगा, ये रेलगाड़ी का लंबाई हो जाएगा। तो 18 पचे 90, हाथ में रहा 9, 18 दूना 36, 36 और 9 45, यानी रेलगाड़ी का लंबाई 450 मीटर। अब आगे कहा कि सर एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? सुनिए ना, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार कर गई है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, देखिए रेलगाड़ी का चाल है 25 और 25 के चाल से चलकर 65 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर गई, और अगर प्लेटफॉर्म को पार की है तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म के लंबाई के योग जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। तो 25 के चाल से चलकर 65 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर गई, यानी 65 सेकंड में तय की गई जो दूरी होगा वो रेलगाड़ी का अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई का योग होगा। चाल गुना समय ये दूरी है, और ये जो दूरी है रेलगाड़ी का लंबाई और प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर। अब 25 पचे 125, हाथ में रहा 12, 25 छक 150, 12 162 बराबर 450 प्लस पी। तो पी बराबर 450 इधर आके घटेगा 5, 7 5 12, 12 यानी 1175 है क्या? ऑप्शन डी। ओके, चलिए
देखिए का एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्षों के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर दे धनराशि कहने का मतलब होता है मिश्र धन। दे धनराशि यानी कि अमाउंट का 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर दे धनराशि 9800 है। यानी कहा है कि कोई धनराशि आपने उधार लिया और 5 वर्ष के बाद जो है वो दे धनराशि है 9800, यानी 5 साल के बाद आपको 9800 लौटाना है। तो मेरे प्यारे भाई 5 साल बाद आपको 9800, साधारण ब्याज का केस है ये, साधारण ब्याज है, दिया नीचे साधारण ब्याज दिया जाता है। तो देखिए 5 साल बाद मिश्रधन 9800 हो गया। अच्छा मिश्रधन 9800 हो गया है, इसका मतलब समझ पाए क्या है ये? 5 साल का ये मिश्रधन है। मिश्रधन कहने का मतलब हुआ कि ये प्रिंसिपल है अब प्लस इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आगे कहा कि समान दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर दे धनराशि 12,600 है। सुनिए ना, 10 साल के बाद जो है का वही धनराशि हो जाता है कितना, 12,600। तो ये क्या है सर? ये है प्रिंसिपल अब प्लस इसमें 10 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, ओके ना। तो सवाल आपसे पूछा है कि ब्याज की दर क्या है। एक बात बताइए, मूलधन तो दोनों जगह कांस्टेंट है, प्रिंसिपल दोनों जगह कांस्टेंट है। ये जो अमाउंट इंक्रीज किया है ये किस वजह से किया है सर? ब्याज के वजह से, क्योंकि यहाँ 5 साल का ब्याज है और यहाँ 10 साल का ब्याज है। यानी ये जो अमाउंट इंक्रीज किया है ये ब्याज के वजह से इंक्रीज किया है। इसमें 5 साल का ही ब्याज है, इसमें 10 साल का ब्याज है, तो कितना इंक्रीज कर गया जरा देखिए तो 0, 0, 8, 9 3 12 यानी 2, 2800 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा मिला है। कितना टाइम एक्स्ट्रा है? 5 साल। इसका मतलब है 5 ईयर का ब्याज है 2800। तो आप लोग बताना 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा? 2800/5, 5 5 25, 5 36, 560, यानी 1 साल का ब्याज है कितना? 560। आप बताना, मूलधन निकालना पड़ेगा। तो 5 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 560 है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज 560 है तो 5 साल का ब्याज कितना? तो 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 0, 5 6 30, 5 5 25, 3 28। करने का जरूरत नहीं था क्योंकि ऑलरेडी 5 साल का ही ब्याज आया था ना, तो आपको जरूरत नहीं था। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, इसीलिए हम पहले 1 साल का निकाले फिर दोबारा से 5 साल निकाल कर टाइम खराब किए। लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो ये चीज़ लिखने का ज़रूरत आपको नहीं था, क्योंकि 5 साल का ब्याज मालूम है ही 2800 रुपया, तो यहाँ डायरेक्ट 5 साल का ब्याज 2800 लिख दिए। आप बताइए टोटल जो मिश्रधन है, इस मिश्रधन में से 5 साल का ब्याज अगर घटा दीजिएगा तो क्या प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा? तो 9800 में से 2800 जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 7000। काम खत्म। ब्याज मालूम है 5 साल का, कै साल का? 5 साल का ब्याज मालूम, प्रिंसिपल मालूम। तो आप बताइए रेट निकालना है तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? PR, रेट निकालना इंटू टाइम 5 साल ना, ये 2800 5 साल का ब्याज है ना, तो 5, हाँ, बट्टा 100। 0 से 0, 1 0 से 1 0, 7 चौक 28, 40 बार में। अब 5 से काट दीजिए 8 बार में, तो रेट कितना हो गया? 8%। रेट 8%, यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए देखिए, कहा रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच का टोटल डिस्टेंस दिया है 1200 किलोमीटर। कहा कि वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से और 15% दूरी जो है रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करने का निर्णय लिया है। कोई बात नहीं। कहा रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितना है? हवाई जहाज से तय की गई दूरी पूछा, कितना आसान सा सवाल है वो। ये भी एनटीपीसी मेंस का ही 22 का सवाल है। कहा टोटल डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, 25% पैदल, 30% बस से और 15% रेलगाड़ी से। तो 25 और 30 55, 55 और 15 70, यानी 70% दूरी जो है इन वाहनों से तय किया है और बाकी हवाई जहाज से कितना किया होगा? 30%। तो 1200 का 30% हवाई जहाज से यात्रा किया है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 या 36 यानी 360 किलोमीटर। ओके चलिए देखिए, का एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक के
बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर है 33 मीटर का, तो रेसिंग ट्रैक का चौड़ाई, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए ना ये है, ये रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, का इसके रेसिंग ट्रैक के बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर दिया है 33 मीटर, तो रेसिंग ट्रैक का चौड़ाई, चौड़ाई यानी ये वाला पूछ रहा है। एक बात बताइए, ये जो छोटा वाला वृत्त है इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, और इस बड़ा वृत्त का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। हम बोलेंगे कि ये ट्रैक जो है इसका चौड़ाई क्या है, दिख रहा है ना, इस ट्रैक का चौड़ाई क्या है, तो कैपिटल आर में से यानी बाह्य वृत्त के रेडियस में से अगर आंतरिक वृत्त का यानी छोटा वृत्त का रेडियस घटा दीजिएगा तो क्या ये ट्रैक का चौड़ाई नहीं आ जाएगा? यस आ जाएगा। यानी आपसे बोला कि सर ट्रैक का चौड़ाई बताइए, ट्रैक का चौड़ाई बताइए, कहने का मतलब हुआ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू आपको बताना है। ओके ना, बस हो गया काम खत्म। चलिए देखिए, ट्रैक के बाह्य और आंतरिक परिधि का अंतर दिया 33, मान लेते हैं यार बाह्य वृत्त का रेडियस कैपिटल आर और आंतरिक वृत्त यानी छोटा वृत्त का रेडियस स्मॉल आर है। बताना आप, बाह्य वृत्त का रेडियस कैपिटल आर तो परिधि कितना 2 पाई आर, आंतरिक वृत्त का रेडियस स्मॉल आर तो परिधि कितना 2 पाई आर, और इन दोनों वृत्तों के परिधि का अंतर दिया है कितना 33, काम खत्म। 2 और पाई कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं, पाई कहने का मतलब 22/7, अंदर बच जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 33। 11 दूना 22, 11 तिया 33, और कटेगा क्या? नहीं, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर क्रॉस करिएगा तो 7 तिया 21 बट्टा 2 दूना 4 नीचे आ जाएगा, तो 21/4, यानी 4×5 = 20, 5 सही 1/4, 5 सही 1/4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और यही तो पूछ रहा था, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ट्रैक का चौड़ाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू पूछ रहा था, सही है ना। चलिए, का कोई परिवार जो है वर्ष के पहले 5 महीने में किराने के सामान पर 4600, 5600, 4800, 3800 और 6000 खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को 4500 करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए था? ये तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। पहले जो है 5 महीनों का खर्च दिया है, तो इन सब को ऐड कर लीजिए, तो 5 महीने का टोटल खर्च कितना है, जरा आप लोग ऐड करिए देखिएगा कहीं गलती ना हो जाए जोड़ने में। सब में 2 जीरो है, लास्ट में तो 2 जीरो, उसके बाद यहाँ जीरो है। 8 8 16, 16 6 22, 22 आ 6 28, हाथ में रहा 2, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 4 22, आ 2 न था, 22 आ 2 24, सही था ना हो 24। तो ये 5 महीने का टोटल खर्च आ गया, 5 मंथ का टोटल खर्च। अब का 6 महीने का औसत है 4500, एक बात बताइए, 6 महीने का औसत 4500 है, 6 महीने का औसत 4500, तो 6 महीने का टोटल कितना हो जाएगा? औसत गुना संख्या, तो 0 0, 6×5 = 30, हाथ में रहा 3, 6 × 4 = 24, 3 27, तो ये 6 महीने का टोटल खर्च है। 6 महीने के टोटल खर्च में से 5 महीने का टोटल खर्च घटा दीजिएगा, शुरू के 5 महीने वाला घटा दीजिएगा, तो क्या लास्ट वाला मंथ का नहीं आ जाएगा? यस आ जाएगा, तो घटा दीजिए 0 0 2 2, यानी कि 2200 है क्या? 2200 डन, 2200 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए 20, ये सॉल्व कर लेना है, आप लोग खुद से इसको कर लीजिएगा क्योंकि बहुत लेट हो गया। अभी यहाँ कैंपस में हम वीडियो बना रहे हैं, लगभग 10:15 होने को है, तो थोड़ा जल्दी में है, इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। का 9800 की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निश्चित किया गया, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। वर्ष के अंत में देय ब्याज कितना है? अच्छा, 10% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज निश्चित किया और ब्याज का गणना अर्धवार्षिक होता है, तो आप बताना अर्धवार्षिक के लिए, और वर्ष के अंत में पूछा है, वर्ष यानी 1 वर्ष के अंत में कितना ब्याज लगेगा? तो सर 1 साल में अगर 6 6 महीना पर ब्याज दे रहे हैं, तो 1 साल में 6 6 महीना पर अगर ब्याज देना है तो 2 बार ना देना होगा, तो 2 टर्म में अगर ब्याज देना है तो 2 ईयर मान लेते हैं, ठीक है। और रेट 10% है एनुअल वार्षिक, तो 6 माही के लिए रेट कितना? आधा, यानी कि 5% हो जाएगा, यानी 5% के दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो 2 साल का जब भी सीआई निकालना हो या 2 टर्म का सीआई जब भी निकालना हो तो हमेशा ए बी फॉर्मूला से निकालिएगा।
तो 5 + 5 गुना 5/100, 5 + 5 10, अब 25/100 यानी कि 0.25, तो ये हो गया 0.25 है, तो ये हो गया कितना 10.25%। तो बताइए प्रिंसिपल है कितना 9800 रुपया, और 9800 का 10.25%, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल। अब डिजिटल सम लगा लें क्या, तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ से 8 आ गया, 5 या 3 8, यहाँ से 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 का डिजिटल सम कितना है 6 है। तो देखिए 6 कहाँ है, 5 3 8 है 1 9, ये तो होगा नहीं, 6 5 11 और 1 12, 6 आना चाहिए, ये भी नहीं है। ये 8 8 16 1 17, 17 का 8 हो जाए 9 खत्म, डिजिटल सम 8, ये भी नहीं होगा। 5 4 9, 5 4 9 और 1 10, 5 4 9 1 आ रहा है, यानी कि डिजिटल से तो हो नहीं रहा, यानी कि आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं यार। देखिए गुना करिए तो ये यार, देखिए 9 से गुना करते हैं तो 0, 9 पचे 45, हाथ मेरा 4, 9 दूना 18, 4 22, 9 एकम 9। अब 8 से गुना करिए, 8 पचे 40, हाथ मेरा 4, 8 दूना 16, 4 20, 8 एकम 8, तो ये हो गया 0 5 2 2 4 8 2 10, 9 1 10, डेसिमल 2 अंकों से पहले, यानी कि 1004, 1004 ऑप्शन नंबर डी है। देखिए का सुधीर अरब से 4.5 गुना कुशल है, का सुधीर जो है अरब से 4.5 गुना कुशल है। अरब का एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसे 4.5 गुना कुशल है, यानी ये दोनों के एफिशिएंसी का ना रेशियो दिया 4.5 गुना। सुधीर जो है अरब से कुशल है। अब देखिए यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 10 आएगा, और बट्टा वाला 10 क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 5 से काट दीजिए 9 बार, अब 5 से काटिएगा 2 बार, यानी सुधीर का एफिशिएंसी 9 यूनिट है, अर्थात सुधीर पर डे 9 काम करता है। आरब का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, यानी आरब पर डे 2 यूनिट काम करता है। का यदि वे एक साथ काम करते हैं तो किसी काम को 8 दिन में कर देगा, आरब अकेले काम कितने दिन में। अच्छा दोनों मिलकर बताइए एक दिन में कितना काम करता है, 11 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करता है, और कर दिया है पूरा कितने दिन में, 8 दिन में। तो एक दिन में 11 काम, तो 8 दिन में कितना काम कर दिया है, 88 काम। और का इस 88 काम को अरब अकेले कितने दिन में, तो अरब एक दिन में 2 काम, तो 88 काम कै दिन में, अरब के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 44 दिन। ओके ना, चलिए देखिए कहा ये भी एनटीपीसी मेंस का ही पूछा हुआ सवाल है। का सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, तो देखिए तो इसमें सबसे बड़ी तो कंपैरिजन कर लीजिए। यहाँ देखिए 0.82 है, ये 0.80 है, 8 के बाद 0 है, यानी इससे ये छोटा ना है, तो इसको हटा दीजिए। आई तो 0 है, पॉइंट के बाद 0, ये ऐसे ही खत्म है, तो सबसे बड़ा संख्या कौन है 0.82। आगे कहा इसमें छोटा लेना, इसमें छोटा, तो ये तो सबसे बड़ा 2 पॉइंट समथिंग है, खत्म करिए। यहाँ देखिए ये भी पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद कितना है यहाँ 3 है, और यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, यानी ये दोनों तो होगा नहीं, यही सबसे छोटा है। तो और इन दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 3 दूना 6, 3 8 24, 82 सही तो है हो। यहाँ से सबसे छोटी संख्या, कहाँ दिक्कत हो गया, सबसे, इसमें सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ा, तो यही तो है सबसे बड़ा। और उसमें क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या, सही है 82। तो 3 दूना 6, 3 अठी 24, 246, 2 अंक, यहाँ 2 अंक, 2 2 4 अंक, तो 0.0246। कहाँ गड़बड़ हो गया यार,
देखिए तो हो, सब लोग देखिए, 0.82 है ना, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या और इसमें सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ा तो यही है, सबसे बड़ा तो यही है, 0.82 है। सबसे छोटा 0.03, सही है। कहाँ मिस्टेक हो रहा हो? 4 अंक। ए, देख लीजिएगा, इसमें पता नहीं कुछ एरर उरर होगा, ऑप्शन ऑप्शन या कुछ जो भी, पता नहीं क्या है, ज़्यादा होगा कल इसको सुधरवा के करवा देंगे, और क्या उसमें क्या। देखिए, कहा किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, घन के प्रत्येक किनारे का लंबाई 2.6 है, यानी प्रत्येक भुजा का लंबाई दिया है 2.6। का घन का पूर्ण पृष्ठ एरिया, टोटल सरफेस एरिया, घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², तो 6 × 26 का स्क्वायर होता है 676, डेसिमल 2 अंक से पहले ना, स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल 2 अंक से, जो भी रिजल्ट आएगा उसके 2 अंक से पहले डेसिमल, तो 6 × 6 = 36, हाथ में रहा 3, 6 × 7 = 42, 3 × 45, हाथ में रहा 4, 6 × 6 = 36, 4 = 4056, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पी क्यू आर में कोण क्यू 90 है, देखे ना कोण क्यू 90 दिया है, ये ट्रायंगल है राइट एंगल जिसमें कोण क्यू जो है ये 90 डिग्री है। का यदि कॉट आर बराबर 1/3 है, कॉट आर 1/3 है, एक बात बताइए, कॉट क्या होता है, b/p होता है क्या? यस, b/p होता है। और एंगल जो ये आर जो एंगल है ये बेस और लंब है, ये बी और पी ही, इसका मत समझ आइएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये कॉट आर है, तो ये जो एंगल लेंगे इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, इसके सामने लंब होगा, और लंब है कितना 3, और ये आधार है 1, तो बताइए हाइपोटेनियस क्या होगा, तो कर्ण होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, तो ये √10 हो गया। अब जो पूछा है सॉल्व कर लीजिए, सेक पी पूछा है, अच्छा सेक सेक क्या होता है, तो h/b होता है सर, सेक h/b होता है, तो एंगल P के लिए ये एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो सेक h/b, तो h कितना है √10, और बट्टा में b, यानी एंगल P के लिए बेस कितना है 3 है, इंटू कॉस आर, आर के लिए कॉस क्या होता है, कॉस होता है b/h, तो सर आर के लिए बेस कितना है 1 है, और कर्ण तो √10 है, प्लस साइन होता है p/h, लेकिन एंगल कौन है P है, तो इस P एंगल के सामने वाला लंब कितना 1, और कर्ण तो √10 इसका भी होगा, है ना, और बट्टा में देखिए कॉसेक आर, कॉसेक होता है h/p, तो कॉसेक आर, आर के लिए h कितना है √10, और बट्टा में P, P कितना है सामने वाला 3, अंदर में साइन आर, साइन आर, तो आर ये है साइन आर, तो आर साइन p/h, p है 3 और h है √10, माइनस कॉस पी, कॉसेक पी, कॉसेक पी, कॉसेक h/p, 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 तो p के लिए h तो √10 सब के लिए है, h/p, p कितना है 1 है, तो √10 बट्टा 1, हो गया काम खत्म, ये तो पूरा कट ही गया, ऊपर में √10 एलसीएम हो जाएगा तो 2/√10, और नीचे में सर एलसीएम हो जाएगा √10, और √10 गुना √10 10, तो 3 में से 10 गया माइनस का 7, कट गया, तो 2/-7 यानी कि -2/7, ऑप्शन नंबर भी ढक गया है। ओके, देखिए आगे, का एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है, समझ रहे हैं ना बात, का कोई धनराशि है जो x% के दर से 7 वर्ष में
22,494 हो जाती है। आगे कहा है x+4% के दर से, x+4% के दर से वही धनराशि 7 वर्षों में 25,917 हो जाती है। अच्छा, अमाउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब अभी क्या बताया, अमाउंट इंक्रीज किया है, मतलब कि इंटरेस्ट इंक्रीज किया। अमाउंट, कुछ अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ते हैं वही तो अमाउंट बनता है। तो अगर ब्याज ज्यादा मिल रहा है तो अमाउंट ज्यादा होगा, ब्याज कम हो गया यानी अमाउंट कम हो जाएगा। तो अमाउंट जितना बढ़ रहा है मीन्स वो ब्याज इंटरेस्ट उतना बढ़ रहा है। तो एक बात आप बताइए, बस इतना बता दीजिए कि सर रेट पहले x% था, अब रेट x+4% हो गया, यानी कि रेट कितना इंक्रीज कर गया, 4%। पहले था x%, अब 4% हो गया, यानी रेट 4% बढ़ गया। और आप सबको पता है कि रेट क्या होता है, जैसे हम बोले रेट 10% है यानी कि एक साल में ब्याज मिल रहा है 10%। बोले रेट 12% है यानी कि 1 ईयर का ब्याज 12% है। तो सर रेट 4% इंक्रीज कर गया यानी कि हर साल 4% ब्याज ज्यादा मिलेगा। और अगर रेट 4% बढ़ा तो बताइए 7 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा, तो 7×4 = 28% ब्याज बढ़ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ब्याज कितना बढ़ गया, तो घटाइए तो 3, 9×2 = 11, 5 यानी कि 4, 3, 3423। पूछा क्या है, निवेश की गई धनराशि यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है। तो 3423 अवट्टा में कितना है 28 और गुना 100, 25 बार में कट जाएगा, 4 से 7 बार, 7 से काटिएगा 7×4 = 28, 6×2 = 56, 7×9 = 63, 25×9 = 225, हाथ में रहा 22, 25×8 = 200, अब +22 222, हाथ में रहा अभी भी 22, 25×4 = 100 और 22 122, यानी 12,225, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए देखिए, कहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 मिलीमीटर, देखिए यार एक यूनिट दिया, सबसे पहले तो यूनिट चेंज करिए, 1 सेंटीमीटर है और 1 मिलीमीटर है, 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सवाल कहा यार कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोले को पिघलाकर 4 मिलीमीटर मोटाई का एक तार बनाया गया। एक तार जो बनाया है ना उसका मोटाई दिया है, मोटाई मतलब समझ रहे हैं, कैसे बताएं आपको, कि ये जो तार है ना इस तार का मोटाई, जैसे ये तार है तो इसका मोटाई, मोटाई कहने का मतलब ये वाला, ये मोटाई पूरा दिया है, पूरा है कितना 4 मिलीमीटर। तो अगर मोटाई 4 मिलीमीटर है तो बताइए डायमीटर ना 4 हो गया, मोटाई है यानी कि डायमीटर है 4 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 mm हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2 mm। तो सवाल कहा कि एक तार बनाया गया तो तार का लंबाई, देखिए ना गोला को पिघलाकर तार बना दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि गोला का आयतन और तार का आयतन बराबर होगा। और तार किस चीज का एग्जाम्पल है, बेलन का एग्जाम्पल है। तो गोले का अगर रेडियस 3 है तो आयतन क्या होगा 4π/3r³, 3 का क्यूब कितना 27। और तार बेलन का एग्जाम्पल है तो बेलन का आयतन होगा πr, रेडियस 2 मिलीमीटर है, को सेंटीमीटर में लाइएगा 10 से भागा, πr², तो 2/10 का स्क्वायर तो 2 बार लिख देते हैं, इंटू हाइट निकालना है तो h। अब यार पाई से पाई कट जाएगा, 2×4 से 4 कट जाएगा, 3 से काटिए 9 बार में, 10×10 100, 100 क्रॉस करिएगा तो हाइट हो जाएगा कितना 900, 900। और सेंटीमीटर है, मीटर में पूछा है तो 9 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। देखिए कहा 3.2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव के 2 लीटर मात्रा को, यानी कि एक द्रव है मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जो जिसका रेशियो 3:2 है, का पहला वाला मिश्रण के 2 लीटर को और दूसरा वाला जो मिश्रण है उसका उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3, और इस मिक्सचर के 3 लीटर मात्रा को मिलाया गया, यानी कि पहला मिश्रण के 2 लीटर और दूसरा मिश्रण के 3 लीटर को आपस में मिला दिए और एक नया मिक्सचर तैयार किए, तो उस नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो देखिए पहले इसको बैलेंस करिए, 3 और 2 कितना 5, और 2 और 3 5 इक्वल है, लेकिन इन दोनों मिश्रणों का 5-5 लीटर नहीं मिला है, इक्वल क्वांटिटी नहीं मिला है। पहला मिश्रण का 2 लीटर और दूसरा मिश्रण का 3 लीटर, तो पहला से 2 लीटर लिए तो 2 से गुना, दूसरा से 3 तो 3 से गुना, 2 से किए हैं तो सब में 2 से, दूसरा में 3 से तो सब में 3 से। अब बताइए पहला में मिल्क है 6, दूसरा में मिल्क 6, जब दोनों को मिलाएंगे तो टोटल मिल्क हो जाएगा 12,
पहला में बाटर है 4, दूसरा में बाटर है 9, जब दोनों को मिलाएंगे तो बाटर हो जाएगा 13, यानी 12:13। ऑप्शन बी। देखिए कहा ए बी सी डी ई एफ एक समषष्टभुज है। देखिए ए बी सी डी ई एफ एक समषष्टभुज है, ठीक है ना। ए बी सी डी ई और एफ एक समषष्टभुज है, और समषष्टभुज है तो प्रत्येक भुजा का लंबाई क्या होगा, बराबर बराबर। अब आगे कहा कि सर बीई का लंबाई जो है 14 है, ये लेंथ को दर्शाता है, ये है लेंथ है, बीई का लंबाई 14 है, बीई 14 है। एक बात समझिए कि सर समषष्टभुज में केंद्र से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है। केंद्र से वर्टेक्स का दूरी भुजा के लंबाई के बराबर। किसी भी केंद्र से किसी भी वर्टेक्स को अगर मिलाइएगा तो केंद्र से वर्टेक्स का जो दूरी होता है ये भुजा के लंबाई के बराबर होता है। केंद्र से वर्टेक्स का दूरी भुजा के लंबाई के बराबर होता है। क्लियर है ना बात। और यहाँ पे दिया है बीई का लंबाई 14। एक बात बताइए, बीई का लंबाई 14 यानी ये पूरा लेंथ है 14, ये पूरा कितना है बताइए, तो a प्लस ए कितना हो गया 2a, और ये दिया है कितना 14, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7। इस चीज को आप ध्यान बस इतना रखिएगा कि केंद्र से समषष्टभुज में केंद्र से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है ये भुजा के लंबाई के बराबर होता है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये a प्लस ए 2a का लंबाई 14 तो a 7 है, तो का समषष्टभुज का परिमाप। अच्छा a 7 है तो 7 7 7 7 7 छक कितना हो जाएगा 42, 6 भुजा है ना वो, सबका लंबाई ए तो 7 छक 42। देखिए कहा दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का एरिया और अछायांकित क्षेत्र का एरिया और छायांकित क्षेत्र के एरिया का 35% है। देखिए ना अछायांकित यानी कि ये है अछायांकित, अछाया अछायित, अछायित लिख देते हैं, और वहाँ है छायित। छायांकित और अछायांकित होना चाहिए, कोई बात नहीं, छायित है। का अछायित क्षेत्र का एरिया छायित क्षेत्र के एरिया का 30% है, इसका 35%। अगर ये 100 है तो इसका 35%, ये 35 है। क्लियर है ना बात। एक्स का मान निकालना है। एक बात जरा आप लोग बताइए, तो ये जो शेडेड रीजन है, ये छायांकित भाग जो है इसका लंबाई 80 है, चौड़ाई 50 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 80 गुना 50। 80 गुना 50 कितना हो जाएगा 8 पचे 40, यानी कि 4000। तो जो छायांकित भाग है इसका एरिया है 100 यूनिट, पर एक्चुअल में है कितना 4000, तो कै गुना है सर 40 गुना है। तो जो अछायांकित भाग है, अछायित बोलने में खराब लग रहा है, अछायांकित भाग बोलते हैं, अछायांकित भाग का एरिया 35 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 40 है, तो 35 यूनिट इसका 40 गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1400, चूंकि 35 चौक 140 होता है, 1 जीरो और लगा दीजिए, 1400 हो गया। अब हो गया काम खत्म, एक्स का मान निकालना है। आप बताइए ये जो अछायित क्षेत्र है ये वाला, इसका एरिया आ गया 1400 और इसका एरिया है 4000, तो ये पूरे आयत का एरिया 4000 प्लस 1400 कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। मानते हैं इस बात को 5400। और आप बताइए इस पूरे आयत का, इसका लंबाई 80, ये वाला x है, तो पूरा लंबाई कितना हो गया 80 प्लस x हो गया। अच्छा चौड़ाई बताइए, ये वाला 50 है, ये वाला x है, तो ये पूरा चौड़ाई कितना हो गया 50 प्लस x हो गया। यार कहाँ लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये है पूरा लंबाई 80 ये और x ये, तो पूरा लंबाई 80 प्लस x, चौड़ाई कितना हो गया 50 प्लस x, और लंबाई गुना चौड़ाई, पूरे इस फिगर का एरिया आ जाएगा। छायांकित भाग का एरिया 4000, अछायांकित भाग का एरिया 1400, तो पूरे आयत का एरिया कितना 5400। अब x का मान निकालना है, तो ऑप्शन से देख लीजिए कि कौन सा नंबर जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 100 20 लेंगे तो ये 70 हो जाएगा, ये 100 नहीं हो पाएगा। ये 15 लीजिए तो ये 95 और गुना 65, 25 ये भी नहीं हो पाएगा। 10 लीजिएगा, 10 लीजिए तो ये हो जाएगा 90 और वो हो जाएगा 60, 9 छक 54, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ओके ना। तो चलें यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। बीच में एक सवाल जो है वो डेसिमल वाला देख लीजिएगा, क्या क्या एरर उसमें आ रहा है, और खुद से कर लेना। थोड़ा बहुत होता है, ऊपर नीचे होता है, अब कोई आप बच्चा नहीं है कि उतना छोटा छोटा चीज़ भी आप ना समझ पाएँ। अगर होता है तो खुद से कर लीजिए, ठीक है ना। और चलिए आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।